Hello everybody, how are you? Right, everything is going on well. सब ठीक ठाक चल रहा है. Okay, it's good. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे. क्या वो भी ठीक ठाक चल रहा है? आपने उसको रिवाइज किया है जी? हैव यू फाउंड एनी फियर, एनी प्रॉब्लम? कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी हुआ है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. आपने समझ लिया इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से पास करता है तो उसके वजह से कंडक्टर के इर्द गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जी. और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों को जानने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. ठीक है जी. मैग्नीट्यूड तो आपको अभी यहाँ पर पढ़ना है नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड पर फोकस कम ही किया जाएगा. लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको जानने के लिए जो कुछ भी फोकस किया गया है उसको आपने कैसा पाया? क्या आप उसको समझ सके या अभी भी उसमें कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं. इधर भी कोई डाउट नहीं है. इट्स गुड. ठीक है, ये अच्छी बात है, कहीं पर किसी को डाउट नहीं है. आपने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को देखा, समझा, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ये भी आप डिटरमाइन करना जान गए, है ना? इसे भी आप जान गए कि कैसे इसको यूज करते हुए हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को किसी जगह पर डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, इतनी बातें जानने के बाद अब हमारे पास एक आज नया टॉपिक क्या हो सकता है, आप लोग समझ रहे होंगे. सोलेनॉइड. यस, सोलेनॉइड क्या होता है, आइए आज हम लोग इसे समझें. यस, ये है सोलेनॉइड का डिफिनीशन. किस तरह डिफाइन किया गया है? When a long conducting wire is wound over a cylindrical or rectangular core so that all the turns are closed without overlapping with one another, then the system is called solenoid. क्या कहा गया है? जब एक लॉन्ग कंडक्टर वायर को किसी सिलेंड्रिकल या किसी रेक्टेंगुलर कोर पे लपेट दिया जाए, वाउंड कर दिया जाए, वाइंड कर दिया जाए, इस तरह से वाइंड किया जाए कि जितने भी टर्न्स बनेंगे वो सब क्लोज रहें, एक दूसरे के क्लोज रहें, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं करें. तो कहा जाएगा कि वो जो सिस्टम तैयार होगा जी, वो कोर और वायर का सिस्टम जो तैयार होगा वो कहलाएगा सोलेनॉइड. तो जब आप ऐसे वाइंड करेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा शेप का होगा, आप समझ रहे हैं? आइए ये देखिए, देखा आपने? देख रहे हैं? तो ये हुआ सोलेनॉइड. अब इसमें कोर कैसा है? इसमें कोर तो कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन कोई मटेरियल नहीं है तो आपको मान लेना है एयर है. तो एयर भी कोर हो सकता है. और जिस तरह से इस पर हमने वाइंड किया था, जैसे हमने इसको इस मार्कर के ऊपर कोर मान करके वाइंड कर दिया. ठीक है, तो अब इसमें मार्कर जो है यहाँ पर मटेरियल वो कोर का काम कर रहा है. ठीक है, यही कोर का काम कर रहा है. ओके, अब देखिए कि ये सोलेनॉइड इस तरह से जो तैयार किया जाता है वो हमारे लिए मैग्नेटिज्म में कैसा इफेक्ट लाने जा रहा है, वो हमें कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करने जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है. ठीक है, अब हमें ये समझना है. इसका एक डायग्राम भी बना लीजिए, ड्रा कर लीजिए. यस, ड्रा कर लिए. ठीक है, तो उस वायर का जो दो एंड होगा उसमें से एक एंड ये है और एक एंड ये है. अब इसके मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, हम इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि जब किसी कंडक्टर वायर को हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर वायर के इर्द गिर्द में
आसपास में, सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, याद है? यस, अगर याद है तो फिर वो याद फिर से कीजिए कि वो कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर हो या फिर सर्कुलर लूप की तरह कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही केस में डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में अगर डेवलप होता है तो यहाँ पर जो सोलेनॉइड तैयार किया गया है इसका हर एक टर्न आपके लिए वैसे ही एक सर्कुलर लूप की तरह काम कर रहा है जी। हर एक टर्न यहाँ पर वैसे ही सर्कुलर लूप की तरह काम कर रहा है, जिसका अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा जब करंट को अलाउ करेंगे इससे पास होने के लिए। करंट को अलाउ कैसे कर सकते हैं? इस एंड के और इस एंड के अक्रॉस में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करके। कैसे? ऐसे, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस में एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है सेल, और इसे की के जरिए कनेक्ट कर दिया गया है। जब आप की को ऑन करेंगे तो ये करंट यहां से पास आउट होना शुरू हो जाएगा और यहां से आते हुए फिर इस टर्न में आएगा टिल द लास्ट टर्न, आखिरी में जो टर्न होगा वहां तक ये चलेगा और उसके बाद वही इलेक्ट्रिक करंट यहां से आते हुए इसके जरिए सोर्स तक पहुंच जाएगा, जिसके लिए एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, क्लोज पाथ बन जाएगा और वो करंट इसमें रन करता रहेगा। अब जरा इसके मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक टर्न की वजह से मान लीजिए ये सर्कुलर टर्न है, वायर है, ये जो इतने सारे टर्न्स हैं इसमें से ही एक टर्न ये है, इसमें जितने सारे टर्न्स हैं उसी में से एक टर्न ये है। अब ये अगर है तो इसमें करंट किस तरह पास कर रहा है, आप यहां देख रहे हैं इस तरह से, तो इसमें भी इसी तरह का करंट पास कराइए। अब जब ये करंट इस तरह से पास कर रहा है तो ये करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अगर किसी लूप में करंट इस तरह से पास कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज है ना, और इसी लूप को इस तरह अगर कर दीजिए तो ये भी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, आप इससे सोचते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ही वह रूल है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब सोचिए ये जब करंट इस तरह से पास करता है तो हम अपने फिंगर्स को सर्कुलर वायर के ऊपर इस तरह से फिट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और तब थंब को देखेंगे कि थंब किस तरफ जा रहा है। थंब तो जा रहा है इस तरफ, जो बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलरली निकल रहा होता है, दिख रहा है। यस, अगर लूप बिल्कुल प्लेन में है तब, बोर्ड के प्लेन में ये लूप है तब, लेकिन अगर लूप इस तरह से है कि इसका फेस ये ऐसे रहेगा तो प्लेन में आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे रहा तब, ऐसे रहा तो क्या अभी भी प्लेन में आ जाएगा बोर्ड के? नहीं, अब ये बोर्ड के प्लेन में नहीं आएगा। तो अब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किस तरह देंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर अपने इन फिंगर्स को इस पर हम फिट करेंगे, है ना। अब फिट करेंगे तो ये थंब जो है इस लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलरली इन करता हुआ दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इस लूप को इस तरह से अगर ले आइए तो अब क्या दिखेगा? अब आप देख रहे हैं ये लूप अगर इस तरह हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब लेफ्ट हैंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक टर्न की वजह से लेफ्ट हैंड की तरफ ही इंडिकेट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उसी तरफ होगा। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट वार्ड। तो अब इसी तरह से आप जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी लेफ्ट वार्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से यहां तक इंडिकेट कर दिया गया। जितने लूप्स उतने मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका एक बहुत ही अजीब कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है ना, जो लूप एक गिनती में था, नंबर में एक था, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ,
और यहाँ पर ए नंबर ऑफ लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ 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 वहाँ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो एक लेंथ में हो जाएगा। और यह इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर होगा तो यह एक मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। नहीं, एक यह मैग्नेट की तरह काम कर सकता है कि एक बार मैग्नेट जितना लॉन्ग होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रोड्यूस हो सकता है वो ये कर सकता है। तो हमने तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया है एक लाइन सेगमेंट दे करके, लेकिन जब ये मैग्नेट की तरह काम करता है तो आप बार मैग्नेट को कहते हैं कि उसके नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। तो इसमें कहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और कहाँ पर इसमें साउथ पोल होगा, ये पहचानना होगा। यस, तो किस तरह पहचानेंगे हम यहाँ पर? जिस लूप में आपने क्लॉकवाइज करंट को देखा पास करते हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जो बन रहा है लूप के परपेंडिकुलरली इन करता हुआ बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलरली इनवर्ड बन रहा है तो वो फेस जो आपके सामने है उसी में इनवर्ड बन रहा है परपेंडिकुलरली। तो जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड इन करता हुआ दिखता है वह फेस साउथ पोल का होता है, याद है? इसमें देख लीजिए, अगर ये करंट इस तरह से पास कर रहा है तो करंट के लिए ऐसे दीजिए और ये ऐसे लीजिए, तो ये यहाँ पर एरो लीजिए और ये यहाँ पर ये एरो लीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब जब मिला दीजिएगा तो अब ये शेप कैसा बन रहा है? एस, है ना? तो एस फॉर साउथ, और मैग्नेट का जो पोल साउथ पोल कहलाता है उसी के लिए हम एस इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्रॉस साइन से दिखलाया जाएगा। यस, ये क्रॉस साइन से दिखलाया जाएगा। तो ये फेस आपका जो बन रहा है सोलेनॉइड का, ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इधर साउथ हो गया एस। अब जब इधर साउथ हो गया तो इधर क्या होना चाहिए? नेचुरली इधर नॉर्थ होना चाहिए, तो इधर आपका नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गया। अब एक सोलेनॉइड का जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आप डिसाइड कर लिए, तो अब इन पोल्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से इमर्ज करते हैं और किस तरह इंटर करते हैं ये भी दिखला दीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में अक्सर इसे शो करने के लिए आता है। तो इससे पहले कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखलाएं, पहले सोलेनॉइड पर जो कुछ भी मैंने अभी कहा है उसे कुछ डिस्क्राइब करते हैं रिटन वे में। ठीक है, और आप भी उसे नोट बना करके रख लीजिए। यस, पहला क्या काम था मैंने बताया था, अगर सोलेनॉइड से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ किया जाए पास करने को, तो फिर वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वही यहाँ पर मैंने स्टेट किया है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए सोलेनॉइड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस अप टू होल ऑफ द लेंथ, अपने पूरे लेंथ तक, जी जितना लेंथ होता है सोलेनॉइड का उतने लेंथ तक। ठीक है जी, ये है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ईच करंट कैरिंग कॉइल मींस टर्न, as each turn behaves like two poles of a magnet, so there are also two poles north and south pole, है ना? एक टर्न है ना, एक कॉइल की तरह काम करता है, सर्कुलर कंडक्टर वायर की तरह, है ना? तो जब भी उससे करंट पास करता है तो उसका दो फेस होता है, और दो फेस में एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा फोर्स एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा? वो फेस जिसमें करंट जो पास करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज पास करेगा। और कौन सा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा? वो फेस जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास करता हुआ दिखेगा, है ना? तो एक ही फेस में हम अगर ये कहें, जैसे ये देखिए, अगर ये सर्कुलर वायर है, मान लिया जाए सर्कुलर वायर है ये, तो इसका ये फेस अगर है तो इसमें आपको करंट किस तरह से पास करता हुआ दिखेगा? अगर ऐसा दिखता है तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये साउथ पोल का काम करेगा। तो आपके लिए ये फेस साउथ पोल की काम की तरह कर रहा है क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है। हमारे लिए इसमें जब करंट ऐसे दिखेंगे, हम जब जो करंट इधर पास कर रहा है वही ना इधर भी पास कर रहा है,
तो आप अपनी तरफ से देख रहे हैं इसलिए क्लॉकवाइज, उसी करंट को हम अपनी तरफ से देख रहे हैं इसलिए हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है तो ये फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। यस, तो इसीलिए हर एक टर्न के जो दो फेस हुए उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल का काम करेगा। ठीक है, तो हर एक टर्न, आप समझ गए, हर एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें दो फेस बन रहे हैं हर एक टर्न में, और एक फेस उसमें साउथ पोल का काम करता हुआ दिखता है और दूसरा फेस उसमें नॉर्थ पोल का काम करता हुआ दिखता है ना। तो अगर दो टर्न क्लोज हो जाएं एक दूसरे के तो एक टर्न जो राइट आएगा उसका राइट फेस आपने इसमें डिसाइड किया है इस करंट की वजह से कि साउथ पोल का काम कर रहा है ये फेस, तो इसका ये फेस राइट साइड से बजाय लेफ्ट साइड का फेस, जो लेफ्ट साइड का जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल का काम कर रहा होगा। यस, अब उसके कांटेक्ट में ये दूसरा टर्न है। अब दूसरा टर्न है तो इस टर्न का राइट फेस फिर किस पोल का काम करेगा, वो साउथ पोल का काम करेगा। तो इसका लेफ्ट फेस किसका काम करेगा, वो नॉर्थ पोल का काम करेगा। तो अब जब दोनों टर्न कांटेक्ट में रहेगा जी, जब दोनों टर्न कांटेक्ट में रहेगा इस तरह से, तो अब इसका ये नॉर्थ साउथ पोल हुआ, इसका ये नॉर्थ पोल हुआ, तो दोनों कांटेक्ट में आने के बाद दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब कैंसिल कर देगा तो अब बचा ये फेस और बचा ये फेस, है ना। तो ये फेस साउथ पोल और ये फेस अब नॉर्थ पोल का रह गया। तो इस तरह से जहां भी कांटेक्ट में रह रहे हैं टर्न्स एक दूसरे के, तो कांटेक्ट में रहने वाले फेस पर अपोजिट नेचर का पोलैरिटी डेवलप हो रहा है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तो बस जो रिमेनिंग बच जाएगा इफेक्ट पोलैरिटी का, जो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा, वो एक लास्ट साइड जो इधर टर्न है, लेफ्ट साइड में जो लास्ट टर्न है, और जो राइट साइड में इनिशियल टर्न है ना, फर्स्ट टर्न है, तो उसका राइट फेस और इसका लेफ्ट फेस बच जाएगा। अब लेफ्ट फेस हमेशा ही नॉर्थ पोल को बनाते चला रहा है, इसलिए इधर नॉर्थ पोल रहेगा, और राइट फेस में हमेशा साउथ पोल बन रहा था, इसलिए इधर साउथ पोल रहेगा। ओके, चलिए तो अब तीसरा पॉइंट लिखिए जी। तो अब जो हमने यहाँ पर बताया था कि एक सोलेनॉइड के दो एंड जो होते हैं वो मैग्नेट के दो पोल की तरह काम कर सकते हैं, करते हैं, तो उसमें से एक पोल नॉर्थ पोल का और एक पोल साउथ पोल का डिसाइड कर लिए जी। तो एक फेस यहाँ पर जो दिखला रहे हैं, एक एंड ये साउथ पोल को दिखला रहे हैं और एक एंड यहाँ पर नॉर्थ पोल को दिखला रहे हैं। तो नॉर्थ पोल से आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के लिए इमर्ज करते हैं और साउथ पोल पे जाके इंटर करते हैं। तो यहाँ भी वही फैक्ट है, यहाँ पर वही कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसके लिए अगर हम दिखलाएं तो किस तरह दिखला सकेंगे, है ना। मैं कुछ स्ट्रक्चर, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लैरिटी को ध्यान रखते हुए मैंने दो लाइन ऊपर की तरफ दिखलाया है और दो लाइंस नीचे से दिखला दिया है। तो इधर भी आप देख लीजिए, इधर नॉर्थ पोल है, इस वजह से जितने भी लाइंस आउट हो रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, वो एरो में बाहर की तरफ दिखलाए गए हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और इस तरफ दोनों लाइन जो इधर से आ रहे हैं वो यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है ये, इसलिए तो यहाँ पर ये एरो इन करते हुए दिखलाया गया है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। जो उधर से आ रहा है वो भी इन कर रहा है, जो इधर से आ रहा है वो भी इन कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप इस तरह से सोलेनॉइड के केस में शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आइए आगे का प्रॉपर्टी पर। अब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखला दिए, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप नोट कर लीजिए कहीं पर कुछ एडिशनली काम आ जाएगा। एक बार फिर मैं पढ़ लूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज गिवन बाय B इक्वल टू म्यू एन आई। इस तरह से ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। एक सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है वो आप इससे पता कर सकते हैं, है ना। इसमें बस आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट सोलेनॉइड से कितना होकर पास कर रहा है, सोलेनॉइड से होकर कितना पास कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड पर कितना है,
ये अगर ज्यादा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। करंट पास करने वाला अगर ज्यादा रहा वैल्यू में तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। और ये तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं म्यू, लेकिन ये किस सेंस में ये इस्तेमाल हो रहा है ये सिंबल म्यू, तो सेंस है यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ कोर का। तो जो कोर पर सोलेनॉइड तैयार किया गया है वो कोर किस मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, लोअर होता है। वो कम अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, जी इंड्यूस होने के लिए। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस होने के लिए ज़्यादा एक्सटेंट तक सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही है निकेल, कोबाल्ट और आयरन, ये तीन ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्टिव हैं, और अगर इनके अलावा कोई दूसरा मटेरियल हो तो वो सपोर्टिव कम होगा। जैसे अगर कोर एयर का हो तो उसमें और भी कम होगा। एयर में कोई मटेरियल तो कांटेक्ट में रहने वाला नहीं है ना। एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी गैपिंग के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना। रियली यही है, नहीं तो अगर क्लोज होते थे इतनी फ्रीली हम लोग अपने हैंड्स को और अपने बॉडी को मूवमेंट कर सकते थे, नहीं। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी से रिलेटेड टर्म है जिसके लिए हम लोग म्यू सिंबल को यूज कर रहे हैं वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब इसी बात पर एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर लें। यस, अगर सोलेनॉइड के कोर को मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सब्सटेंस से रिप्लेस कर दें तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, क्योंकि उस केस में उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होता है, जी लार्ज होता है ना। अभी से पहले मैं यही बता रहा था ना कि सोलेनॉइड के जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो लास्ट में एक थर्ड फैक्टर जो था वो था मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ कोर, है ना। कोर का जो मटेरियल है उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, यही चीज है यहाँ पर। मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब इसलिए आप कह सकते हैं कि एक कॉमन सोलेनॉइड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा मैग्नेटिक होता है। आप इसको यूं समझ लिया कीजिए। एवरीबॉडी इज लुकिंग दिस, ये हमारे हैंड पे जो है ये आयरन है ना, आयरन है। और यहाँ पर जो सोलेनॉइड को हमने तैयार किया है उसका कोर हमने दिया है वो भी आयरन ही जैसा है ना। अब आप देख लीजिए कि अगर इसमें अभी करंट पास नहीं कर रहा है, अभी तो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर अगर हम इसे इस पर अपने हैंड पे रख करके इसे हम टच करें तो इस पर क्या इफेक्ट होता है, क्या ये पिकअप कर पाता है इसको? ये पिकअप करता हुआ दिखता है किसी भी तरह से? नहीं, ये पिकअप करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जो हम इस हैंड में लिए हुए हैं ये अगर इसको पिकअप कर लेता तो मैं मानता कि हाँ इसमें मैग्नेट है। ये अगर मैग्नेट है तो आयरन को पिकअप करता, ठीक है। तो अभी ये पिकअप नहीं कर रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर इसी में जब करंट को पास करने दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए, तब क्या ये मैग्नेट की तरह काम करता है? अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा तब तो इसे यह पिकअप कर ले सकता है। अगर कर लेगा तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है। कब? जब करंट पास करने के लिए अलाउ किया जाता है तब ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो आइए इसे चेक करके मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या कर रहा है। अभी नाउ इट इज एडजस्टेड। अब देखिए, अब इसको अपने हाथ पर मैंने ये उसी तरह से नेल को रखा है जैसे पहले रखा था, और अब इसके कांटेक्ट में लाते हैं। क्या अब ये पिकअप करने की कोशिश कर रहा है? यस। तो क्या हम समझें, कह सकते हैं कि करंट को अलाउ करते ही इसमें अब मैग्नेटिक पावर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। और अब जो हम अपने हैंड में रखे हुए हैं, पाम पर, हथेली में, इसको अब इसके करीब लाते हैं। तो क्या अब ये पिकअप करने की कोशिश कर रहा है जी? एवरीवन इज लुकिंग इट, ऑब्जर्विंग इट, सब लोग इसे देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो बिना मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुए ऐसा हो रहा है? नहीं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट तो पैदा हो रहा है। कब? जब हम इसे करंट पास कर रहे थे तब। लेकिन क्या अब इसको हम अगर इस तरह से टच करते हैं तो क्या अब ये पिकअप कर लेता है? नहीं, कहीं पर भी पिकअप नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जब तक वो एग्जिस्टेड रहता है, जब तक वो कंडक्टर में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टॉप कर देते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाता है। इट्स ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मामले में सोलेनॉइड से सुपीरियर है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बेल में होता है। इलेक्ट्रिक बेल का स्टेप्स, वर्किंग प्रोसेस ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें एक और फैक्ट पर डिस्कस करना है, और वो फैक्ट है अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट ले जाने वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या वो किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फील्ड उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करता है? हमें इस पर डिस्कस करना है और एक्सपेरिमेंटली हमें इसे यहाँ पर एग्जिबिट करना चाहेंगे। ये देख रहे हैं, ये व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस, क्या है ये मैं एक मैग्नेट लिए हुए हूँ, मेरे हाथ में ये मैग्नेट है, ठीक है। आर यू लुकिंग दिस? अगर ये मैग्नेट है तो ये आयरन नेल को ये अट्रैक्ट करना चाहिए, कर लेता है, ठीक है। इसलिए ये तो जस्टिफाई हो गया कि ये मैग्नेट है। अब ये देखिए, ये मैग्नेट मैं इस अरेंजमेंट के नीचे रख दे रहा हूं। क्या ये मैग्नेट टच कर रहा है इस कंडक्टर को? नहीं, इस कंडक्टर को ये मैग्नेट टच नहीं कर रहा। अगर टच करता है तो ये कंडक्टर शेकिंग करता, हिलता डुलता नहीं, दिख रहा है? एवरीबॉडी इज लुकिंग इट, ठीक। तो हालांकि ये अरेंजमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको जो समझना है उसके लिए ये काफ़ी है, मुझे जो समझाना है उसके लिए भी काफ़ी है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक मैग्नेट के रखे जाने के बाद भी ये कंडक्टर अपनी जगह पर वैसे ही है जैसे इसके नहीं रखे जाने पर था, है ना। कोई भी इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। सब लोग देख रहे हैं? अगर सब लोग देख रहे हैं तो अब मैं इसे इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगर ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो अब देखिए मैं इसे जब कनेक्ट करता हूं तब क्या होता है? क्या ये मूवमेंट करता है? इसका मूवमेंट करना ही शो करता है ठीक है। एवरीबॉडी इज लुकिंग इट। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। अब ये सारे एपरेटस को, अरेंजमेंट को यहां से रिमूव करके, ठीक है। आपने देख लिया ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी किया। मैग्नेट के फील्ड में जब वो कंडक्टर रखा गया था तब तक मैग्नेट उस पर कोई अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा था, तब तक वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा था किसी भी तरह से। लेकिन जैसे ही कंडक्टर को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया गया, वैसे ही आपने देखा कि वो जो कंडक्टर हैंगिंग कर रहा था हमारी तरफ वो शिफ्ट करता है, हमारी तरफ शिफ्ट करता है या आपकी तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है, लेकिन वो शिफ्ट करता है। आपने देखा ज्यादातर मूवमेंट उसका मेरी तरफ था, है ना। अगर थोड़ा सा भी अगर कांटेक्ट हट रहा था तो उसकी वजह से वो फिर कंडक्टर अपने पोजीशन पर जाना चाह रहा था, इसीलिए वो आपको अपनी तरफ दिख रहा था। तो बहरहाल
मैं अब ये कहना चाहूँगा कि इस एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर इस तरह से हो रखा जाए कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो, तो वो मैग्नेट उस करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई करता है और वह फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो हमने हेडिंग दिया है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका यही था। ठीक है, चलिए नाउ यू राइट। ओके, इस तरह से जो हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखलाया उसी को मैंने यहाँ पर स्टेट किया है। जो आपने देखा वही यहाँ पर स्टेटेड है। Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a force, which is magnetic force, due to which it is displaced from its position. जी, जब किसी कंडक्टर को जो करंट लिया जा रहा होता है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब वह एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन से शिफ्ट कर जाता है। नहीं, अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता उस पर अप्लाइड तो अपनी जगह से शिफ्ट भी नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि ड्यू टू व्हिच इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। और उसके बाद जैसे ही करंट को स्टॉप कर दिया जाता है, एज सुन एज इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉप, द कंडक्टर कम्स टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। जैसे ही करंट को स्टॉप कर दिया जाता है वो कंडक्टर फिर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। ठीक है, जो आपने देखा उसी को यहाँ पर स्टेट कर दिया। अब उसी तरह का एक फिगर यहाँ डायग्राम को ड्रा करना है। ठीक है, तो नाउ यू गेट रेडी। यस, तो ये डायग्राम है वो, ये करंट जब स्टार्ट करता है पास करना, तो जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था, मान लीजिए डॉटेड लाइन शो कर रहा है एक्चुअल पोजीशन को, तो एक्चुअल पोजीशन से वो अब शिफ्ट कर गया इस डायरेक्शन में और अब उसका पोजीशन ये हो गया। उसी तरह से अगर डॉटेड लाइन को एक्चुअल पोजीशन नहीं माने और ये जो डार्क लाइन है उसको हम एक्चुअल पोजीशन माने, हैंगिंग करता हुआ कंडक्टर का, तो फिर यहां से इस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन कौन है इससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो इसमें था कि हम उस इवेंट को एग्जिबिट कर सकें, शो कर सकें जो एक्चुअली होता है। और वो एक्चुअली क्या होता है आपने देखा। अब इमेजिन कीजिए, जो आपने देखा, जो मैग्नेट हमने नीचे रखा था वो मैग्नेट अब यहाँ पर रिप्लेस हो गया यू शेप मैग्नेट से। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ का होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और इस बीच में इस तरह से आप मानकर चलिए। ठीक है, ऐसे, और कंडक्टर वायर है ऐसे रखा हुआ। ठीक है, और अगर मैग्नेट को ऐसे रखेंगे तो कंडक्टर वायर ऐसे होगा सस्पेंड करता हुआ। ठीक है, तो अब ऐसे ही मानकर चलिए। तो इसलिए जैसे ही यहाँ स्विच ऑन करते हैं करंट स्टार्ट करता है फ्लो करना इससे होकर के, और वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है। किसके मैग्नेटिक फील्ड में? ये इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कंडक्टर आ जाता है। जब तक करंट पास नहीं कर रहा था तब तक इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं है। था तो जरूर, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुआ था। अब जो है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गया, इसलिए अब हम इसका इंपॉर्टेंस लेते हैं, इंपॉर्टेंस हम इसे देते हैं। जी, क्या होता है इंपॉर्टेंस इसका? कि अपने पोजीशन से वो शिफ्ट कर जाता है, और शिफ्ट कर जाता है तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि शिफ्टिंग विदाउट फोर्स तो हो ही नहीं सकता। इसके माने ये हुआ कि ये मैग्नेट इस करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। जैसे ही करंट को स्टॉप कर दिया जाता है वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। इट्स क्लियर? यस, ठीक है। तो अब ये डायग्राम आप बना लीजिए। अब इसमें दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर अप्लाइड होता है कंडक्टर पर, तो फिर उस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगता होगा? जी, ये एक मायने रखता है। आपको मैं यहाँ पर उस रूल को बताऊंगा जो रूल हमें और आपको हेल्प करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। उस रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल इतना पॉपुलर है कि कहीं कहीं पर लेफ्ट हैंड रूल के नाम से ही जाना जाता है। अब आप पढ़ेंगे भी
कहीं कहीं पर ओनली लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल क्या स्टेट करता है और किस तरह हमारी मदद करता है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, पहले नोट डाउन कीजिए। यस, ये है वो रूल। ये रूल क्या स्टेट करता है? इफ वी स्ट्रेच द फोरफिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड का फोरफिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इन विच द फोरफिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोरफिंगर किसके डायरेक्शन में हो? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। और मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा? जिस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उस करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को शिफ्ट करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब थंब का जो डायरेक्शन होगा वो बताएगा कि करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। Have you understood it? चलिए, अगर हम इसको समझ गए तो अब इसे अप्लाई करते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जो अभी मैंने आपको करके दिखलाया था। हमें ये नहीं मालूम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसमें किस तरफ था, लेकिन जो मैग्नेट था वो रिंग मैग्नेट था, सर्कुलर मैग्नेट था। सर्कुलर मैग्नेट वाले फेस जो होते हैं उसका एक फेस नॉर्थ पोल का काम करता है और दूसरा पोल साउथ पोल का काम करता है। हम यहाँ पर नहीं जानते, उस पर मेंशन तो नहीं है कि मैं बता सकूं कौन सा पोल उसका नॉर्थ, कौन सा फेस उसका नॉर्थ पोल है और कौन सा फेस उसका साउथ पोल है। लेकिन हम ये एज्यूम कर लें कि जो फेस ऊपर में था वो नॉर्थ पोल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड वहां से इमर्ज करेगा ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरफ जाएगा, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। तो मानकर चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड था। अब फोरफिंगर को ऊपर की तरफ आप फिक्स कीजिए। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर आपके पास इस तरह से हैंग कर रहा था, है ना, ऐसे ही कंडक्टर हैंग कर रहा था। तो अब कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में पास कर रहा था ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया। जिस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन था सेल का, उस तरफ से करंट निकलेगा, आउट होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव से टर्मिनल है सेल का, तो यहाँ से करंट आउट हो रहा है और इससे पास करता हुआ यहाँ पहुंच रहा है, फिर स्विच के जरिए यहाँ पर पहुंच जा रहा है सेल तक। ठीक है, तो मानकर चलिए कि मैंने नोटिस नहीं लिया कि किस डायरेक्शन में था वो पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किस डायरेक्शन में था जो मैं अपने हैंड में पकड़े हुए था। तो अब करंट इस कंडक्टर से जो पास कर रहा होगा, मान लीजिए कि वो इस तरफ पास कर रहा होगा, आपके लिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसलिए फोरफिंगर हम ऊपर की तरफ इंडिकेट करेंगे और मिडिल फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में शो करने के लिए अब ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ घुमाने से करंट इस तरफ जा रहा है कंडक्टर से, अब फील्ड इस तरफ है, तो थंब का डायरेक्शन किस तरफ है? थंब का डायरेक्शन तो आपकी तरफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था कंडक्टर पर, जो करंट दिया जा रहा था, वो आपकी तरफ लग रहा था। यस, है ना। लेकिन अगर थोड़ा मैं रिकॉल करूं तो कंडक्टर जो था वो पहले शिफ्ट कर रहा था मेरी तरफ, तो मेरी तरफ शिफ्ट कर रहा था। इसके माने ये हुआ कि जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कंडक्टर से पास करने वाला करंट आपके लिए लेफ्ट टू राइट है, वो मुझे बदलना पड़ेगा और तब करना पड़ेगा इस तरह कि आपके लिए राइट टू लेफ्ट कंडक्टर से करंट पास करने का डायरेक्शन होगा। और अब उसको हम फिक्स करते हैं तो इस तरह से, अगर इस तरह से फिक्स करते हैं तो मिडिल फिंगर हमारा करंट डायरेक्शन को शो करता है, तो थंब अब हमारी तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर हमारी तरफ शिफ्ट करेगा, हमारी तरफ शिफ्ट किया ही था, इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यही सही एजम्पशन है, राइट एजम्पशन यही है ना। हाँ, एक डाउट हो सकता है कि जो मैग्नेट हम मान रहे हैं कि जो फेस उसका हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो नॉर्थ पोल का है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ऊपर की तरफ। अगर वो बदल जाए तो फिर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बदल सकता है। अब आप खुद ही सेट करके देख लीजिए इसको बदल के हुए, ठीक है, और मुझसे जस्टिफाई करा लीजिए। ओके, तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ लिया और मैग्नेटिक फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से किस डायरेक्शन में होगा इसे भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने तरीका समझ लिया।
ठीक है। तो अब इसका हम लोग एप्लीकेशन क्या करेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखिए, रिमार्क्स में मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा ये तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जान जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसे हमें याद रखना पड़ता है। तो लिखिए, यस, I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, जो कंडक्टर से पास कर रहा है वो, उसका स्ट्रेंथ क्या है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ जिस कंडक्टर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका लेंथ क्या है, वो उसको स्टैंड कर रहा है यहाँ पर L, सिंबलाइज कर रहे हैं उसे L से। और B मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट का, जिस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जा रहा है। ठीक है, अब अगर ये आप जान गए, समझ गए, तो मैग्नेटिक फोर्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगा अगर करंट यहाँ पर इंक्रीज करे, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगा अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करे, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ने पर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। सभी चीजें जो यहाँ पर क्वांटिटीज हैं I, L, P, ये तीनों का तीनों अगर इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज करेंगे, अगर तीनों का वैल्यू डिक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी डिक्रीज करता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, सभी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ब्रीफली कह सकते हैं यस, ये आप लिख सकते हैं यस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। जी, a device which converts electric energy into mechanical energy is known as electric motor, is called electric motor। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसमें हम लोग ऐसे तो अनफैमिलियर नहीं है जो इलेक्ट्रिक मोटर हम नहीं देखे होंगे। कौन है इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं देखे होंगे? देखे हैं? ऐसा कोई है जो नहीं देखे हैं? हमारे यहाँ जो वाटर पंप रहता है ना वो इलेक्ट्रिक मोटर ही रहता है जी। वाटर पंप जो हम लोग यूज करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए टंकियों में, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर ही से तो पॉसिबल होता है। उसके अलावा जो बाइक्स में देखते हैं वो भी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक मोटर ही होता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में जी। उसके अलावा जो आप देखते हैं घरों में अपने यहाँ ग्राइंडर, यस, मिक्सी ग्राइंडर जो देखते हैं वो भी इलेक्ट्रिक मोटर ही रहता है। उसमें भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो तब रोटेट करता है, तब जो आपका पर्पस है वो वर्क वहाँ से फुलफिल होता है ना, वो पर्पस वहाँ पर फुलफिल होता है उसके रोटेट करने से ही। तो इलेक्ट्रिक मोटर एवरीडे लाइफ में जो है ना कहीं पर आपको इजीली मिल ही जाता है देखने के लिए। सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। ये प्रिंसिपल को मेंशन कीजिए। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये कहा जाता है। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है ना यहाँ पर मेंशन कर दें। यस, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये जो रूल हमने अभी इससे पहले स्टेट किया, लेफ्ट हैंड रूल, उस पे ये वर्क करता है। और इस लेफ्ट हैंड रूल क्या हमने बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर को जो करंट ले जा रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है यस। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब देखते हैं हम इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और फिर उसके बाद ये किस तरह से उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेट है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये कॉइल का एक टर्न है। ऐसे कॉइल जो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप पर वायर को लपेट करके तैयार किया जाए, समझा? अगर वायर हो तो वायर को इस तरह से लपेट लीजिए, टर्निंग दे दीजिए कि एक नहीं दो नहीं कई टर्न्स हम
और उसमें से एक टर्न्स ये है, और तब ऐसे जो कॉइल तैयार किए जाते हैं उसको आर्मेचर कहा जाता है। तो अब ये शेप जो है देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सब मिलकर के आर्मेचर कहलाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऐसे ही रहेगा, जिसमें एक रिंग, मेटेलिक रिंग को फिट करके उसको हाफ कर दिया जाएगा। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं ये पोर्शन है ना, देख रहे हैं ना, ये हाफ रिंग ही है वो मेटेलिक रिंग का, हाफ इस साइड और हाफ उस साइड। तो जो कॉइल है तैयार किया हुआ, इस पर लपेटा हुआ, उसमें से दो एंड जो होंगे, उसमें से एक एंड इस एक रिंग से, हाफ रिंग से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा एंड कॉइल का इस हाफ रिंग से कनेक्टेड रहेगा। R1 और R2 यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद R1 हाफ रिंग के कांटेक्ट में एक B1 देख रहे हैं और R2 हाफ रिंग के कांटेक्ट में B2 आप लिखा देख रहे हैं। ये B1 और B2 कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश, कार्बन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होता है, तो वो कार्बन ब्रश है जो कांटेक्ट में रहता है इस हाफ रिंग का, ऐसे, बस ऐसे। ये ज्वाइंट नहीं रहेगा इससे, लेकिन कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। अब इसका नाम एक दे दीजिए इस कॉइल का ABCD, ठीक है, ABCD नाम दे दिया। और तब ये कार्बन ब्रश जो B1 है उससे कंडक्टर वायर कनेक्ट कीजिए और सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और जो B2 कार्बन ब्रश है वहां से कंडक्टर वायर लेकर के की के जरिए, ये की है स्विच, के स्विच, तो स्विच जो है ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम के से इंडिकेट करें। तो ये स्विच है और स्विच के जरिए ये फिर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही अब ऑन करेंगे की स्विच को, है ना, तो इसे ऑन करते ही सर्किट इसका कंप्लीट हो जा रहा है, और जब तक ऑफ रखेंगे तब तक इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से करंट को सप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो तो वर्क मैं बताऊंगा, लेकिन अब इतना स्ट्रक्चर आपने देख लिया, कंस्ट्रक्शन इतना देख लिया, लेवलिंग कर लिया। ये कॉइल है, इसको भी आप लेवलिंग कर लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के जैसा डॉट 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 लाइन है ना, वो एक्सिस माना जाएगा, इस कॉइल का एक्सिस, इसी के अबाउट में ये रोटेट करता है, ठीक है। तो रोटेशन को भी आप देख लेंगे, रोटेशन का डायरेक्शन हम देंगे जब हम बताएंगे तब उसके बाद। अब इसमें समझ लीजिए कि इस वर्क कैसे करता है। तो सबका लेवलिंग हो गया, यस। अब सबका लेवलिंग हो गया, तो अब गेट रेडी फॉर राइटिंग द वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसका वर्क करने का प्रोसेस ये है कि जैसे ही स्विच के को ऑन करते हैं, वैसे ही सर्किट यहाँ से, ये सोर्स जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करता है सर्किट को, ठीक है। सर्किट कौन है? सर्किट यहाँ से लेकर यहाँ जो आप देख रहे हैं जिसमें ABCD शामिल है, और यहाँ से चल करके फिर यहाँ पर आता है, वो है सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज हो जाता है स्विच के ऑन करते ही, तब जो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करता है वो ब्रश के जरिए रिंग पर आता है, हाफ रिंग पर, और हाफ रिंग पर आने के बाद वो फिर इस कॉइल से कनेक्टेड रहने की वजह से इस कॉइल के AB साइड में पहुंचता है। तो अब AB साइड में पहुंचता है, तो ये एरो यहाँ पर दे दीजिए I के लिए, करंट के लिए, ठीक है, यस। यहाँ पर है तो I यहाँ पर है, ठीक है, I करंट। तो अब ये करंट जब इस कंडक्टर से होकर के पहुंचेगा, तो ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसको अरेंजमेंट इस तरह से किया रहता है कि ये जो कॉइल है वो कॉइल एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड हो ऐसे, ताकि रोटेट हो सके जी। इधर मैग्नेट का साउथ पोल और इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, या फिर इधर ही नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल अगर रहे और उसमें ये सस्पेंडेड रहे, तो ये इस तरह से रोटेट करने के लिए फ्री होना चाहिए, फ्री रहता है,
ठीक है। तो जब ये करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये कंडक्टर वायर जो करंट लिए जा रहा है वैसे ही एक्ट करता है जैसे इससे पहले के टॉपिक में हमने डिस्कशन करके दिखलाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है। ये भी यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसलिए मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई जब करता है तो वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। अब आप लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके आप पता कर सकते हैं। जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ की तरफ होगा तो बी ये इस तरफ से है, ठीक है। तो बी का डायरेक्शन है n टू s, ठीक है। तो अब नॉर्थ पोल के लिए समझा, अब आप लेफ्ट हैंड रूल को नॉर्थ पोल की तरफ से रखते हुए इंडिकेट कीजिए फोर फिंगर को, अपने फोर फिंगर को आप इस तरह रखते हुए इंडिकेट कीजिए ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन में आ जाए। अपना फोर फिंगर इस तरह से एडजस्ट करना है कि यह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ तो साउथ पोल की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, उसी डायरेक्शन में ये फोर फिंगर भी एडजस्ट करना है। अब उसके बाद दूसरा काम है आपके पास कि मिडिल फिंगर जो आप देख रहे हैं, इस मिडिल फिंगर को करंट ले जाने वाले कंडक्टर के डायरेक्शन में लाना। तो ये करंट ले जाने वाला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, तो करंट की तरफ जाने के लिए ये इंडिकेट कर रहा है फोर मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर जब ये इंडिकेट कर रहा है करंट के ले जाने के लिए डायरेक्शन में, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, हम तो उस कंडक्टर पर लगते हुए फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट कर गया है ना, यानी उस कंडक्टर पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उस डायरेक्शन को ये बता रहा है थंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि थंब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट करना है इनवर्ड, तो ये इनवर्ड ही जाएगा। अब इनवर्ड में किस तरह से ये जाना चाहेगा आप देख लीजिए, ये अगर ऐसे सस्पेंडेड है तो ये इस तरह से जाएगा, अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, ठीक है। यस, तो यहाँ पर का जो फोर्स लग रहा है वो अंदर जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है, इसलिए फोर्स के लिए हम ये क्रॉस का साइन दे दें जो यहाँ पर समझाएगा या जो हमें ये बताएगा कि जो इस पर फोर्स अप्लाइड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है। अब जरा आइए, इधर से करंट चलता हुआ इस पर आता है। अब ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, बीसी पोर्शन में जो करंट पास करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, जबकि एबी पोर्शन में जो करंट पास कर रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं था, उसके परपेंडिकुलर था, है ना। अब ये जब उसके डायरेक्शन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी एक बी का डायरेक्शन दे दीजिए बी, तो अब ये और ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गया आई, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब ये करंट यहाँ से सीडी पोर्शन में आएगा, सीडी पोर्शन में आएगा तो डाउनवर्ड आएगा ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड आएगा। अब करंट जब डाउनवर्ड आएगा तो अब अपने फोर फिंगर को फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज कीजिए और मिडिल फिंगर को करंट ले आने वाले कंडक्टर के डायरेक्शन में अरेंज कीजिए, सेट कीजिए और फिर देखिए कि थंब क्या इंडिकेट करता है। तो अब ये फोर फिंगर लेफ्ट टू राइट है और मिडिल फिंगर डाउनवर्ड है ना। तो थंब अब क्या कर रहा है, अब प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है जो आपकी तरफ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन सीडी पोर्शन पर, कॉइल के सीडी पोर्शन पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम ये इंडिकेट कर देते हैं सर्किल डॉट कर करके, और यह एफ के लिए हो गया, ये इंडिकेट करेगा कि फोर्स आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब जा करके इस पोर्शन पर जो फोर्स एबी पोर्शन पर जो फोर्स अप्लाइड है वो इनवर्ड परपेंडिकुलरली, और सीडी पोर्शन पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे इसे लेकर के हम अगर इस तरह से करें, आपने राइट हैंड को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं और लेफ्ट हैंड को आपकी तरफ ले जा रहा हूं, तो अब क्या कर रहे हैं, ये इसको देख रहे हैं आपकी रोटेट कर रहा है ना। तो वैसे ही ये रोटेट करता है। तो हाफ रोटेशन में ये पोर्शन साउथ पोल की तरफ चला जाता है और सीडी जो पोर्शन है कंडक्टर वायर का वो नॉर्थ पोल की तरफ आ जाता है, नजदीक आ जाता है। तो अब इस हाफ पोर्शन में क्या होगा, अब सीडी जब नॉर्थ पोल के पास आ गया तो अब सीडी से करंट पास करेगा ऊपर की तरफ, और जो एबी साउथ पोल की तरफ चला गया अब उसमें करंट डाउन होगा, है ना। तो अब इस पे ये जो यहाँ पर आ गया तो अब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा फिर नीचे की तरफ, फिर बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, और ये जो पोर्शन सीडी यहाँ चला आया है अब उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा मैग्नेटिक, फिर वो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। तो अब उसमें फिर प्रोसेस ऐसे ही होगा रोटेट करने का,
है ना। तो अब जाकर के फिर एक बार ये हाफ रोटेशन और करेगा, तो अब पहले हाफ रोटेशन और फिर ये हाफ रोटेशन मिलकर के कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। तो अब कंप्लीट रोटेशन होने के बाद CD फिर अपनी जगह पर पहुंच जाता है और AB फिर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन तब तक रिपीट होता है जब तक कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता रहता है, जब तक कि आप स्विच को ऑन किए रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बार बार ये रोटेट करता रहता है। अब रोटेशन की वजह से, है ना, डायरेक्शन ये किस तरफ रोटेट कर रहा है उसको हम यहाँ पर बता दें, ऊपर में। जी, ये रोटेशन है। ये जो आप सर्कुलर टाइप का शेप देख रहे हैं एरो के साथ, ये पोर्शन आपके सामने है। तो जब ये पोर्शन आपके सामने रहता है तो ऐसे रोटेट करता है, तो यही पोर्शन ना है। तो इसका रोटेशन का आप क्या देख रहे हैं, आपके लिए तो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इसीलिए आपके लिए राइट टू लेफ्ट एरो दिया गया है ना। और जो पोर्शन डॉटेड है यहाँ पर, ये एक्सिस है, वो एक्सिस से छिप रहा है, ठीक है। तो वो हमारे साइड में है वो पोर्शन, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो पोर्शन है जो डॉटेड है, तो जैसे हमारे पास ये सामने पोर्शन है वो हमारे सामने है ना, वो आपको नहीं ऑब्वियस हो रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे लिए किस तरफ रोटेट कर रहा है, हमारे लिए राइट टू लेफ्ट हमारे लिए रोटेट कर रहा है। आपके लिए ये पोर्शन राइट टू लेफ्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है इसका वर्किंग प्रोसेस। अब इसी को आप लिख लीजिए। यस, तो ये है इसका वर्किंग, जो मैंने अभी बताया बस उसी को मैंने लिख दिया। When electric current is allowed to pass the AB portion, ठीक है, AB portion of the coil, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इट लिख लीजिए। इट एक्ट्स एज करंट कैरिंग कंडक्टर। ये AB पोर्शन किस तरह काम करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करता है। विच एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स नियर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पास आने पर ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इसी तरह से likewise the other portion CD of the coil is near the south pole and so due to passing current it experiences magnetic force, और वो भी magnetic force experience करता है। The two forces are equal and opposite। दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। Due to which the coil starts rotating। coil क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हम चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका काम नहीं हो तो स्विच को ऑफ कर देते हैं, करंट स्टॉप हो जाता है। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो था वो भी खत्म हो गया, और इसी के साथ आज का क्लास भी ओवर।